नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 4 जून 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कैरेट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? हमारा प्रश्न है अनीता कोटवानी को, अजय मित्तल को, पीयूष श्रीवास्तव को, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है अनीता कोटवानी को। अनीता कोटवानी को डेंस टू एनगेज नेटवर्क डैन के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह न्यू बिजनेस और क्लाइंट लीड के रूप में मिडशेयर इंडिया में वॉल्ट डिज्नी के बिजनेस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थी। CEO की नई भूमिका में अनीता कोटवानी कैरेट इंडिया के रणनीतिक प्रगति और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी। वह मीडिया एजेंसी को महत्वपूर्ण उपकरणों को विकसित करने और अग्रणीय उपकरण के साथ साथ एजेंसी के भीतर अक्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करके ग्राहकों को एकीकृत समाधान प्रदान करने में मदद करेगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारा प्रश्न है अरुण सिंघल, विजय सहरावत, सोमवीर सिंह, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है अरुण सिंघल को। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वह खाद्य नियामक के वर्तमान CEO GSG एगर का स्थान लेंगे। अरुण सिंघल वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के रूप में सेवारत हैं। FSSAI भारत में खाद्य नियामक है जो खाद्य उद्योग के लिए मानक निर्धारित करने और खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए शीर्ष निकाय है। FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के अधीन आता है। FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 2011 में की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब बनाया गया? हमारा प्रश्न 1 जून को, 2 जून को, 3 जून को, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है 1 जून को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर के सभी माता पिताओं को सम्मानित करने के लिए हर साल 1 जून को वैश्विक स्तर पर ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी माता पिता दिवस बनाया जाता है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स परिवार द्वारा की बच्चों के पोषण और सुरक्षा के लिए की जाने वाली निस्वार्थ प्राथमिक जिम्मेदारी को चिन्हित करता है। इस तरह यह दिन अपने बच्चों के प्रति सभी माता पिता की निस्वार्थ सेवा की प्रतिबद्धता को सम्मानित करता है, जिसमें उनके द्वारा जीवन भर इस रिश्ते को निभाने के लिए दिया गया बलिदान भी शामिल है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स बच्चों के पालन पोषण में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। साल 2012 में महासभा द्वारा समूचे विश्व में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए इस दिन को चुना गया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? हमारा प्रश्न है PR जयशंकर को, पीयूष श्रीवास्तव को, विशाल ददवानी को, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है PR जयशंकर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्त समिति ने PR जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वह 3 साल की अवधि के लिए IIFCL के MD के रूप में काम करेंगे। इससे पहले उन्हें नेशनल हाउसिंग बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम किया था। इसके अलावा कुछ अन्य नियुक्तियां भी की गई हैं जो इस प्रकार हैं, वसंतराव सत्यवेकंट को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अर्षा बंगारी को एक्जिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। सुनील कुमार बंसल को IFCI लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वाजिद खान का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया? हमारा प्रश्न 42 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है 42 वर्ष की उम्र में। गायक और संगीतकार वाजिद खान का निधन 42 वर्ष की आयु में हो गया है। वे अपने भाई साजिद के साथ बनाई जोड़ी साजिद वाजिद के लिए लोकप्रिय थे। उन्होंने 1998 में फिल्म
प्यार किया तो डरना क्या से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया और जिसके बाद उन्होंने गरव, तेरे नाम, तुमको ना भूल पाएंगे, पार्टनर जैसी अन्य फिल्मों भी संगीत दिया। वाजिद खान को सिंगिंग रियलिटी शो सारे गामा पा 2012 और सारे गामा पा सिंगिंग स्टार में निभाए जज की भूमिका के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने अपने भाई साजिद के साथ मिलकर IPL 4 थीम सॉन्ग धूम धूम धड़ाका भी गाया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला AI पोर्टल किसने लॉन्च किया? हमारा प्रश्न है, रविशंकर प्रसाद ने, निर्मला सीतारमण ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है रविशंकर प्रसाद ने। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT कानून और न्याय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका नाम AI.government.in है। भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल के बारे में पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा IT उद्योग के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह पोर्टल संयुक्त रूप से IT उद्योग से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा संचालित किया जाएगा। पोर्टल AI से संबंधित आर्टिकल्स, निवेश फंडों, AI स्टार्टअप्स, कंपनियों, संसाधनों और शैक्षणिक संसाधनों जैसे AI से संबंधित संस्थानों को साझा करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसलिए भारत में AI से संबंधित विकास के लिए वन एक स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में भी कार्य करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है? हमारा प्रश्न, यस बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक ने, कैनरा बैंक ने। इसका सही आंसर है यस बैंक ने। यस बैंक लिमिटेड ने भारत में डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सेवा प्रदान करने वाली डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, जो कि डिश टीवी और कुछ अन्य कंपनियों द्वारा कर्ज के अवज के रूप में गिरवी रखे गए 44.53 करोड़ रुपए के शेयर का अधिग्रहण किया गया है। पिछले एक साल में यह 5वां मौका है जब यस बैंक ने एक गैर बैंकिंग व्यवसाय के दौरान किसी कंपनी में प्रमुख हिस्सेदारी खरीदी है। इन शेयरों का अधिग्रहण कर्ज के भुगतान में चूक के कारण किया गया है। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र में है। यस बैंक के MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में विश्व दुग्ध दिवस कब बनाया गया? हमारा प्रश्न है 1 जून को, 2 जून को, 3 जून को, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है 1 जून को। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक खाद्य के रूप में दुग्ध के महत्व को चयनित करने और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ बनाई गई है। इस वर्ष यह दिवस एंजॉय डेयरी रैली के साथ बनाया गया, जो 29 मई 2020 को शुरू हुआ और जिसका समापन विश्व दुग्ध दिवस यानी 1 जून 2020 को हुआ। विश्व दुग्ध दिवस 2020 का विषय है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, यानी विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ है। इसका उद्देश्य लोगों को पोषण, पहुंच और सामर्थ्य सहित स्वास्थ्य के संबंध में डेयरी के लाभों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा इस दिन समुदाय को पोषण के लिए डेयरी क्षेत्र के जुनून और प्रतिबद्धता द्वारा निभाई गई भूमिका पर भी जोर दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई जा रही है? हमारा प्रश्न, बिहार में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में। इसका सही आंसर है बिहार में। हाल में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बिहार राज्य में बनाई जा रही है। पूरे देश में डॉल्फिनों की संख्या 1800 है, जिसमें केवल बिहार में 1200 डॉल्फिन हैं। आंकड़ों के अनुसार 2-3 वर्ष पूर्व पटना में गंगा नदी के घाट से लेकर इलेक्ट्रिएट घाट तक 200 डॉल्फिनें थी, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 25 से 30 रह गई है। डॉल्फिनों में एक विशेष प्रकार का तेल पाया जाता है। किसी भी डॉल्फिन में यह तेल उसके वजन के 30% के बराबर होता है। इस तेल की गंध से अन्य मछलियां उसकी ओर आकर्षित होती हैं। मछुआरे अपने जाल में इस तेल का उपयोग करते हैं और इस तेल को पाने के लिए वे डॉल्फिन का शिकार करते हैं। डॉल्फिनों के संरक्षण और उनके बचाव के लिए बिहार में डॉल्फिन वेधशाला स्थापित की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया से सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है? हमारा प्रश्न, विराट कोहली, शाहिद अफरीदी, KL राहुल, रोहित शर्मा। इसका सही आंसर है विराट कोहली।
भारतीय कप्तान विराट कोहली वर्ष 2020 को वर्ष दोबारा जारी की जाने वाली दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। इस सूची में कोहली की कुल 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आय के साथ 66वें स्थान पर हैं। स्विस के टेनिस स्टार खिलाड़ी रोजर फेडरर कुल 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आय के साथ वर्ष 2020 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर हैं। इस सूची में फुटबॉल स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 105 मिलियन के साथ दूसरे नंबर पर, लियोनेल मेसी 104 मिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर, नेमार 95.5 मिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पर और NBA के लेब्रॉन जेम्स सिर्फ 5 स्थान में शामिल हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई यह सूची इन मानदंडों के आधार पर तैयार की गई है। खिलाड़ियों का रेवेन्यू, पुरस्कार राशि सहित वेतन, कॉन्ट्रैक्ट, बोनस, विज्ञापन, रॉयल्टी और अलायंस शुल्क पर जारी की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब बनाया गया? प्रश्न 2 जून को, 3 जून को, 4 जून को, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है 2 जून को। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य के गठन का प्रस्ताव तत्काल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दोनों संसदों में वर्ष 2013 में लाया गया था। अंत में 2 जून 2014 को तेलंगाना का अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसके बाद के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने और ISL नरसिम्हन राज्य के पहले राज्यपाल बने थे। तेलंगाना में मुख्य रूप से तेलुगु भाषा बोली जाती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन और तेलंगाना राजधानी है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाक द स्टील्थ बॉम्बर विमानों का निर्माण किस देश द्वारा किया जा रहा है? प्रश्न चीन, रूस, फ्रांस, पाकिस्तान। इसका सही आंसर है रूस के द्वारा। रूसी संघ ने अपने पहले प्रोटोटाइप स्टेल्थ बॉम्बर के निर्माण की पहल की है, जिसका निर्माण अगले साल तक पूरा हो जाएगा। रूसी विमान पाक द संयुक्त राज्य अमेरिका के USB-2 रणनीतिक स्टेल्थ बॉम्बर के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, जिसने 1997 में सेवा में प्रवेश किया था। नए स्टेल्थ विमानों के पूरा होने और संचालन के बाद यह कई उन्नत मिसाइलों और बमों को ले जाने में सक्षम होगा, जिसमें हाइपरसोनिक हथियार शामिल होंगे। भारत का पड़ोसी देश चीन भी अपना खुद का स्टील्थ बॉम्बर जियान H-20 भी विकसित कर रहा है। रूस ने पहले ही अपना खुद का स्टील्थ फाइटर सुखोई 57 विकसित कर लिया, जिसे पहली बार 2010 में उड़ाया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में इसका निर्माण नहीं किया गया। सुपरसोनिक फाइटर सुखोई Su-57 के बाद रूस से दूसरा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान पाक द एक रणनीतिक स्टील्थ बॉम्बर रणनीतिक बमवर्षक टुपोलेव Tu-22, Tu-95 और Tu-160 के वर्तमान सेट की जगह लेगा। रूस की राजधानी है मॉस्को और उसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी IQ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।